नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर सुपर 100 कार्यक्रम में स्वागत है। और बच्चों, हमने पिछले वीक सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन किया था और उसके क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो बच्चों पहले हम सूक्ष्मदर्शी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे वेव ऑप्टिक्स की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ सूक्ष्मदर्शी के क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके। तो आपको इन क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको डेरिवेशन देखना जरूरी है, उसको पढ़ना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो दैट्स आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, कि एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ओके, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा श्रांत नेत्र श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता कितनी है? आवर्धन क्षमता 25 है, 25 है। ओके, आवर्धन क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा नेत्रिका लेंस की, नेत्रिका मतलब आईपीस, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ओके, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की अदृश्यक लेंस से दूरी, तो वस्तु की अभिदृश्यक लेंस से मीन्स ऑब्जेक्ट लेंस है ना बच्चों, अभिदृश्यक लेंस से दूरी तथा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होगी। ज्ञात करो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ओके, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो बच्चा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मेरे साथ क्या करना है? सॉल्व करना है बच्चों, ज्ञात करो। ओके, ठीक है बच्चों, क्या दिया है आपको? एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। श्रांत नेत्र के लिए मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, संयुक्त माइक्रोस्कोप की मिनिमम मैग्निफिकेशन वाली कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है तथा नेत्रिका लेंस आईपीस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की अदृश्यक लेंस से दूरी तथा अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें कि अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले सॉल्यूशन, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है। तो बच्चों सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सुनना जरा बात को, सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आप L से डिनोटेट कर सकते हैं, L0 से कर सकते हैं, D से कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है था बच्चा? V0 प्लस UE, यही होता है V0 प्लस UE लिखवाया है। लेकिन अगर आपका श्रांत नेत्र के लिए श्रांत वाली कंडीशन है, मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन वाली कंडीशन है बच्चों, तो आपका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है? मिनिमम मैग्निफिकेशन पर, इनफाइनाइट पर।
दूर बनता है। तो इन्फानाइट का किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए इन्फानाइट प्रतिबिंब कब बनेगा बच्चों? जब वस्तु कहां पर होगी? उसकी फोकस दूरी पर होगी। वस्तु कहां पर होगी? फोकस दूरी पर होगी। वस्तु फोकस दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इन्फानाइट पर। तो मतलब श्रांत वाली कंडीशन के लिए यही फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? L0 इज इक्वल टू वी नॉट, तो ठीक है, प्लस यू ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एफ ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि वस्तु कहां पर है? इस लेंस के फोकस पर है, तब जाके इन्फानाइट पर क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब दूर आपका बनेगा। तो यहां पर आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो कि एल नॉट इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एफ ई। वी जीरो क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो आप इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? आपको श्रांत क्षेत्र के लिए आवर्धन क्षमता दिया है बच्चों। आपको क्या क्या दिया है कि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता कितनी दी है बच्चों? आवर्धन क्षमता कितनी दी है? ये दिया है 25। ओके, और यहां आपको ये वाली लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर। देखो 14 बराबर ये क्या हो गया? वी नॉट प्लस एफ ई। और क्या दिया है आपको? और दिया है आपको नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी भी दी है बच्चों। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी मींस एफ ई आपको दिया हुआ है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आपको दिया है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी। तो आप नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आपको 5 सेंटीमीटर दिया है यहां से, तो यहां वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल। ओके, तो यहां पर आपको दिया है एफ इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? 5 सेंटीमीटर नेत्रिका लेंस की। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो इसको, तो क्या होगा? 40 प्लस वी ओ प्लस 5 सेंटीमीटर। ओके, जब ये इधर आएगा तो वी ओ बराबर कितना आ गया? 14 माइनस 5, तो ये कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या है बच्चों? वी ओ है। मतलब ये है, देखो आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस इधर और अभिदृश्यक लेंस, ये नेत्रिका लेंस। तो देखो ये वाली डिस्टेंस भी ओ आपकी आ गई है। कितनी आ गई है? 9 सेंटीमीटर। इधर वस्तु की दूरी नहीं आई है, प्रतिबिंब की दूरी आई जो यहां बना था बच्चों, जो यहां बना था वी ओ आपका, ये आपको मिल गया है। अब आपको आवर्धन क्षमता के लिए आप फॉर्मूला जानते हो बच्चों। श्रांति काल, इस वाली कंडीशन में बच्चों आवर्धन संयुक्त, ठीक है बच्चों, जो आपका संयुक्त माइक्रोस्कोप है उसकी आवर्धन का फॉर्मूला कितने बताए? देखो मेन फॉर्मूला एक था, उसके बाद 2 केस थे। 2 केस में सेकंड केस वाले में मिनिमम डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या था? वो m इज इक्वल टू क्या था बच्चों? वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। यही था बच्चों, यही फॉर्मूला था न्यूनतम आवर्धन के लिए, मतलब श्रांति नेत्र के आवर्धन के लिए फॉर्मूला ये था। अब देखो आपको क्या क्या चीजें इसमें पता है। आपको ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है बच्चों? एम आपको दिया है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 आपको दिया हुआ है। देखो आपको 25 दिया हुआ है इज इक्वल टू वी ओ, ये आपने फाइंड आउट कर दिया है, डिवाइडेड बाई, अब आपको क्या निकालना? यूओ। यूओ आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा मुझे बताओ डी कितना होगा बच्चों? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो दिस इज स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। और एफ ई आपको पता है कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये आपका एफ ई ये है। ओके, वीओ आपने ये निकाल दिया। मैग्निफिकेशन आपको ये दिया हुआ है किसके लिए? श्रांत नेत्र के लिए। याद रखना ये फॉर्मूला केवल इसी पर आप अप्लाई कर सकते हो, इस वाले कंडीशन में, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? अब आप वैल्यू निकाल दो, 5 पंजे 25। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ये इधर आया तो यहां पर दिख रहा है, तो मैं यहां निकाल देता हूं। यू ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये नीचे जाएगा 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25। ओके, 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25,
तो ये कितना 5 5 जा 25, तो दिस इज 9/5। तो UO कितना आ गया बच्चों 9/5। इसको मैं कैंसिल काटूंगा तो 5 कम 5, 5 छक्के 5 4 बचा, 5 40 सेंटीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर VO। मतलब वस्तु आपकी कितनी दूरी पर है यहाँ 1.8 सेंटीमीटर पर। इज इट क्लियर? वस्तु आपकी यहां पर, अब सुनना बच्चों जरा बात को, थोड़ी दिमाग खोल के रखना। अगर यहां पर माइनस साइन इंडिकेशन है आपके किताबों में तो घबराना मत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओके, अगर हम यहां माइनस साइन पुट करते तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती और वो समझ में भी आता है ये लेफ्ट हैंड साइड पर है यहां से। ओके तो केवल मैग्नीट्यूड लेने के लिए है कि ये m बताता है कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा, तो उसमें आपको नेगेटिव पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। ठीक है, तो UO इज इक्वल टू क्या हो गया 1.8 सेंटीमीटर आपका आ गया है। अब आपने ये UO निकाल दिया। कौन सा फर्स्ट पार्ट की वस्तु की अदृश्यक लेंस से दूरी कितनी है, तो 1.8 सेंटीमीटर। अब आप दूसरा क्या कि लेंस अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, इसकी नहीं, ये तो नेत्रिका लेंस है उसकी दी हुई है हमें। अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। तो अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि अदृश्यक लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो मैं जानता हूं फॉर अभिदृश्यक लेंस के लिए, किसके लिए बच्चों, अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या होगा, अभिदृश्यक लेंस के लिए मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए देखो आपका ऑब्जेक्ट लेंस ये है, यहां पर ये डिस्टेंस आपकी UO जो भी है, या इमेज आपकी इधर बनी थी तो ये VO हो गया। तो इसके लिए 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। यही तो होता है मेरे बच्चों अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, मतलब लेंस का फॉर्मूला यही होता है। वैल्यू रख दो, तुम्हें VO भी पता है UO भी पता है इसके लिए, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हो आप, तो थोड़ी सी यहां पर ध्यान रखना है बच्चों है। 1/FO इज इक्वल टू 1/VO। VO कितना दिया, ये कितना है बच्चों, कितना आ गया था 9 सेंटीमीटर, माइनस 1/UO लेफ्ट हैंड साइड में, फिर यहां से ले रहे हैं ना आप डिस्टेंस, यहां लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 1.8 बच्चों। इज इट क्लियर 1.8। तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका यहीं पर 1/FO इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1.8, इसको इधर लाओ ये 10 कर दो, और यहां पर मैंने क्या कर दिया 18 कर दिया। ठीक है, अरे कर सकता हूं ना। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बच्चों 18, यहां पर आ गया 2 प्लस यहां पर आ गया 10, दोनों का एलसीएम 18, यहां पर 2 और यहां पर क्या आ गया बच्चों 10, तो ये कितना हो गया 12/18। तो देखो FO इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, दिख रहा है ना 18/12। तो ये कितना हो गया जब आप डिवाइड करोगे इसको तो 12 कम 12 और कितना बच गया 6, 12 पंजे 60, तो 1.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो अदृश्यक लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है आई है बच्चों, वो कितना आया है 1.5 सेंटीमीटर आई है। ओके, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, ध्यान आपको यह रखना है कि जब वैसे तो लेंस जो आपका सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है L0 से या बड़े L से, किससे, वो क्या है VO प्लस UE होता है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। लेकिन अगर क्या हो गया नेत्रिका लेंस मतलब श्रांति वाली स्थिति है, श्रांति मतलब रिलैक्स आइज से, तो आपका प्रतिबिंब कहां बनना है इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट पर प्रतिबिंब बनने के लिए कॉन्वेक्स लेंस के कहां पर आप बॉडी होनी चाहिए फोकस पर, तो इसलिए फोकस पर बॉडी है, मतलब मैं UE को क्या लिख सकता हूं यहां पर FE भी लिख सकता हूं। तो L0 इज इक्वल टू V0 प्लस FE वहां पर हम ले सकते हैं इस वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उससे आपको और ज्यादा आइडिया आएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं, ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके,
कि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक, अभिदृश्यक मीन्स ऑब्जेक्ट लेंस है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां कितनी है बच्चों? फोकस दूरियां क्रमशः कितनी है? 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। ओके, 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि श्रांति नेत्र के लिए लगभग सेम है। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है, आवर्धन क्षमता 45 है, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात करो। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी, ओके बच्चों, इसमें ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी 1 20 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर एंड डी यू कैन से दैट 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो इसको आपको थोड़ी सॉल्व करने का प्रयास करना है, सेम टू दैट पहले क्वेश्चन की तरह है बच्चों, ठीक है। इसमें इस बार इसने क्या दे दिया? FE और FO दे दिया है, ठीक है। इस टाइम इसने U और V नहीं दिया है, FE और FO दिया है। और इस टाइम इसने पूछा है कि आप सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, मतलब जो L0 आपको फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं L0 इक्वल टू, देखो ये भी श्रांति वाला कंडीशन है। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है तो आपको ये लंबाई ज्ञात करनी है इस बार, ठीक है। आपको ये लंबाई क्या करनी है बच्चों? फाइंड आउट करनी है। तो आपको जो जो दिया है, सबसे पहले मैं ऑप्शन मिटा दे रहा हूं। आपको जो जो दिया हुआ है बच्चों, गिवन क्या क्या दिया हुआ आपको, देखो पहला वाला क्या दिया है? अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक मीन्स ऑब्जेक्ट लेंस कि मतलब FO आपको दिया हुआ है। FO कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव हो गए। और दूसरा नेत्रिका लेंस मतलब FE आपको दिया है 5, इसकी फोकस दूरी कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, अब आपको आवर्धन क्षमता, यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता कितनी दी है बच्चों? आवर्धन क्षमता मतलब ये कौन सा दिया है बच्चों? M इनफाइनाइट लिख सकते हो आपकी इमेज का, मतलब श्रांत नेत्र मतलब आपका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना है? इनफाइनाइट पर। और जो स्ट्रेस आइज के लिए होता है बच्चों, जो होता है कि अधिकतम आवर्धन के लिए क्या होता है बच्चों? वो D पर बनता है, उसका इमेज कहां पर बनता है? D पर बनता है, ठीक है। तो यहां पर M इनफाइनाइट आपको दिया है 25, है ना बच्चों, कि इनफाइनाइट पर बन रहा है। अब देखो आपका जो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है, श्रांत नेत्र मतलब श्रांत वाली कंडीशन के लिए वो क्या होता है बच्चों? L0 इज इक्वल टू क्या होता है? V0 प्लस, चाहे आप UE लिखो चाहे आप FE लिखो, दोनों एक ही जगह पर होंगे श्रांत नेत्र के लिए। अदरवाइज ये VO प्लस UE होता है, ठीक है बच्चों, VO प्लस UE होता है, लेकिन श्रांत नेत्र के लिए ये। अब आप जानते हो कि देखो ये तो तुम्हें पता है लेकिन ये पता नहीं है। देखो ये तो तुम्हें यहां से पता है लेकिन ये पता नहीं है।
तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा कि मैं जानता हूं कि केस नंबर सेकंड वाला स्थानांतरित के लिए आवर्धन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, VO अपॉन UO इनटू, और इनफाइनाइट पर आपका बन रहा है, आपका कहां पर बन रहा है बच्चों, इनफाइनाइट पर आपका बनता है। तो फॉर्मूला तो आपका D अपॉन क्या था, ये UE, और UE की जगह पर क्या था, FE। तो आप इसको अपने डेरिवेशन में देखिए, जो केस नंबर सेकंड था, केस नंबर सेकंड में कि अगर आपका इमेज इनफाइनाइट पर बनता है तो आवर्धन के लिए जो फॉर्मूला होगा M इज इक्वल टू VO अपॉन UE इंटू D अपॉन FE बच्चों, D अपॉन FE आपका होने वाला है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, सब चीज आप जानते हो बच्चों। अच्छा, D कितना होता है, D मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। D क्या है बच्चों, 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आदमी के लिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और कितना होता है बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो दैट्स हियर इज सब्स्टिट्यूट हियर, ये 45 दिया हुआ है, इज इक्वल टू VO एंड अपॉन UO, ये हमें निकालना है। VO भी पता नहीं है, UO भी पता नहीं है, इनटू D तो पता है हमें 25, और FE भी हमें दिया हुआ है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 पंजे 25 और ये पानामा 45, तो कितना हो गया बच्चों, 9 इज इक्वल टू हो गया VO अपॉन UO। यहां से एक की वैल्यू निकाल दो, मैं यहां से UO निकाल देता हूं, UO इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, VO अपॉन 9, UO इज इक्वल टू VO अपॉन 9, और ऑल्सो ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब लेंस का फॉर्मूला लगा दो आप, लेंस का फॉर्मूला आप अवदृश्यक लेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अवदृश्यक लेंस के लिए यहां तक क्लियर है ना भाई, यहां तक क्लियर है, ये फॉर्मूला, ये लंबाई हमें निकालनी है, ये हमें नहीं मालूम है, ये हमें पता है, इसको निकालने के लिए हमने ये कर दिया है। यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, चाहो तो आप यहां से VO इज इक्वल टू 9U0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहां पर से आप इसको VO इज इक्वल टू 9U0 भी कर सकते हो, कोई सी भी वैल्यू रख दो, ओके। तो अच्छा, ये चाहिए तो यहां से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो मैं इसके टर्म्स में रखूंगा, ठीक है। तो अब जानते हैं आप लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला किसे, उत्तल लेंस फॉर्म, लेंस सूत्र से क्या होता है बच्चों, आप जानते हो 1 अपॉन FO इज इक्वल टू 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO, किसके लिए, अवदृश्यक लेंस के लिए, किसके लिए बच्चों, अवदृश्यक लेंस के लिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो वैल्यू रख दो 1 अपॉन FO है हमें पता कितना है बच्चों, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये कितना है बच्चों, 1 अपॉन VO। अब देखो VO इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस 1 अपॉन, अब बच्चों इसकी जो वैल्यू है, ये जो UO है, इस UO की जगह पर मैं VO अपॉन 9 रख सकता हूं, तो मैंने VO अपॉन 9 रख दिया, और उस समझ लो ना, क्योंकि दोनों, तो VO अपॉन 9, ये 9 कहां चले जाएगा बच्चों, ऊपर चले जाएगा, तो दैट इज द 9 इज गो टू हियर। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका, मैं इधर कर रहा हूं, ये क्या होने वाला है बच्चों, आपका क्या आने वाला है, यहां से आपकी वैल्यू आने वाली है बच्चों इधर, तो ये कितना होगा, सॉल्व करो इसको, दैट इज द 1 अपॉन VO कॉमन करो, 1 माइनस 9, ओके बच्चों। तो ये VO इधर चले जाएगा, यस एंड नो, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1 अपॉन 1 अपॉन VO कॉमन किया, यहां पर 1 माइनस 9 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन VO माइनस 8, तो VO इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, माइनस 8 आ गया, VO इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया। अब सुनना, यहां पर हमसे एक गड़बड़ी होगी बच्चों, यहां पर गड़बड़ी क्या हुई है हमसे कि ये वैल्यू हम यहां पर नेगेटिव लेंगे, कहां पर, यहां पर ये इस तरफ होगा ना, ये UO लेंगे इस तरफ, VO आएगा इस तरफ, यस एंड नो, तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो यहां पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, एक बार फिर कर लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है, इधर कर लेता हूं इसको, ओके, ठीक है।
आपका जो फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, वो फॉर्मूला आपका क्या है, दैट्स आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो इसको कि 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1 क्या हो गया बच्चों, 1/FO। ठीक है, अब वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 1/VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/VO। अब देखो ये जो UO होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो क्या है बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर माइनस 1/U वैल्यू रख दो इसमें सीधा, तो 1/VO माइनस 1/UO। UO कितना है, 9 बाई कितना था, V0/9। ठीक तो हो रहा था, ये ऊपर ले गए तो क्या हो गया 1 इज इक्वल टू ये आ गया 1/1। तो ये 1/VO कॉमन कर दिया मैंने, ये 9 गया, पहले इसको 9/VO इज इक्वल टू 1। यहां पर कितना आ गया 1/VO, ये क्या हो गया बच्चों, यहां पर आप 9, ये माइनस इंडिकेशन यहां पर देंगे, क्यों देंगे माइनस इंडिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया, ये 10 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया बच्चों, VO इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1/VO इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया आपका 1/VO इज इक्वल टू 1/10। तो VO इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, तो थोड़ी सा आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये जब आप लेंगे तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, जब आप डिस्टेंस लोगे तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको आप क्या पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे। यहां पर वैल्यू ली है ना हमने, तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, तो ये हमें जब यहां पर तो ठीक रहेगा, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुन लो जरा बात, यहां पर तक तो ठीक है, लेकिन जब इसके वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पर तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे। समझ में आ रही बात, क्या करेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे। तो ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, लेंस सॉरी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी आ गई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी आ गई बच्चों, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आ गई आपकी L0 इज इक्वल टू VO प्लस FE। तो VO कितना आपका 10 सेंटीमीटर और प्लस FE कितना है आपका, कितना दिया था 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया बच्चों, LO इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, समझ में आई बात, एकदम क्लियर है। हाँ, यहां पर बच्चों वैल्यू पुट किया इसलिए नेगेटिव लिया है। ठीक है, ये आपको थोड़ी सा ध्यान रखना है, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे इधर जा रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया है। इसके बाद का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, तो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं। ठीक है बच्चों, ओके। ओके बच्चों, तो इसके बाद का क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, और सेम टू दैट वैसे ही है बच्चों। ठीक है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी सेम है बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा इसके बने वास्तविक प्रतिबिंब में, सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस तथा इसके द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि FO मतलब FO का मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, यदि FO 0.4 सेंटीमीटर तथा
एफ ई कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो सूक्ष्मदर्शी तो सूक्ष्मदर्शी तो सूक्ष्मदर्शी तो सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी ओके, तो सूक्ष्मदर्शी की पहला क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए ओके। एंड सेकंड अंतिम प्रतिबिंब, देखो ये वाला अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट डी पर बनना मतलब इमेज, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। 2 क्वेश्चन है बच्चों। श्रांत के लिए भी आपको क्या निकालना है, एम निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। इसके लिए भी आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। ओके बच्चों, दोनों के लिए आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? तो कैसे हम इसके लिए मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा इसके द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो देखो क्या दिया है, जरा समझना बात को। ये क्या दिया है, क्या आप बता सकते हैं मुझे ये दिया क्या है? क्या ये यू दिया है या यूओ दिया है या वीओ दिया है? तो देखो बच्चों, आप ये देख सकते हो, ये अभिदृश्यक लेंस होता है और ये आपका नेत्रिका लेंस होता है। तो ये क्या कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस, इस लेंस तथा इसके द्वारा, देखो वस्तु तो इधर होती, प्रतिबिंब इधर बनता है। तो बच्चों ये दिया है वीओ। समझ में आ रही बात? तो आपको वीओ कितना दिया है बच्चों? वीओ दिया है आपको 18 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर है? वीओ आपको कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है बच्चों आपको? एफओ भी दिया है। एफओ कितना दिया है आपको? 0.4 सेंटीमीटर। तीसरा आपको क्या दिया है? एफई भी दिया है। एफई कितना दिया है? दैट इज दिस 2 सेंटीमीटर। ओके, एफई कितना दिया है बच्चों आपको? 2 सेंटीमीटर। आपसे पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है बच्चों? पहले प्रश्न में आपको पूछा गया है नेत्रिका, मतलब श्रांत नेत्र के लिए जो आपका माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा प्रतिबिंब का उसके द्वारा आवर्धन कितना बना है। तो बच्चों आप जानते हैं सेकंड कंडीशन को बार बार सॉल्व कर दिया हमने कि उसके लिए इनफाइनाइट पर बनेगा प्रतिबिंब। तो m इज इक्वल टू कितना, मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बच्चों? इनफाइनाइट पर बनेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू वीओ अपॉन यूओ इनटू क्या था बच्चों? d अपॉन fe। यही तो फॉर्मूला था। केस नंबर सेकंड जो बार बार सॉल्व कर रहे हैं। क्यों क्वेश्चन ज्यादा आ रहे? क्योंकि ज्यादा यूज यही होता है। इज इट क्लियर? तो इसमें वैल्यू रख दो बच्चों, आप वैल्यू रख सकते हैं इसमें। तो पहले इसको सॉल्व करने से देखो वीओ हमें पता है लेकिन यूओ पता नहीं है हमें। देखो इसमें वीओ तो हमने पता कर दिया, ये वीओ यही तो है 18 सेंटीमीटर, लेकिन यूओ पता नहीं हमें। ये भी पता है हमें डी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, एफ ये दिया हुआ है हमें, लेकिन मुझे पहले ये निकालना है। तो मैं किसका यूज करूंगा? लेंस फॉर्मूले का यूज करूंगा अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो वो मैं अगर निकाल दूं तो यहां पर मैं वैल्यू रख सकता हूं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 करो और मैं ऊपर क्वेश्चन मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है? या इधर मिटा देता हूं, ठीक है? ओके, तो देखो पहले मुझे ये यूओ निकालना। यूओ निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? लेंस फॉर्मूले का यूज करूंगा बच्चों। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यूओ।
वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो फोकस अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, एफ ओ कितना दिया है 0.4 बच्चों, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ, वी ओ 18 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड पर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1 अपॉन, ये निकाल रहे हैं हम अभी, वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं यहां, तो यहां पर जबरदस्ती माइनस साइन इंडिकेट नहीं करना है, ठीक है। तो दैट्स यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, ये इधर आएगा 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 अपॉन 18 माइनस 1 अपॉन 0.4, यस एंड नो बच्चों। तो क्या किया मैंने, इस पॉइंट को इधर ले जा रहा हूं, एक जीरो बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 माइनस 10/4, यस एंड नो बच्चों, यस एंड नो। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, ये इधर ले आया, इसको इधर ले गया, तो ये 5 और ये 2, तो कितना हो गया ये यहीं पर 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 और ये क्या हो गया -5/2, दोनों का एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, ये 1 हो गया और ये माइनस कितना हो गया 9, 9 पंजे 45, यस एंड नो बच्चों। अरे ये 18 आएगा, 2 9 18, 9 9 पंजे 45, तो 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल टू -44 डिवाइडेड बाई 18। तो बच्चों यहां पर तुम इसको कैंसिल किससे किसी से कैंसिल हो गए, नहीं होगा, 2 से कैंसिल हो सकता है, 22 और ये हो गया 9, तो बच्चों 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल टू -22 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर। तो यू ओ इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 9/22 -9/22 सेंटीमीटर, दिख रहा है, यस ओके, इज इट क्लियर। तो बच्चों ये माइनस में आया, माइनस में क्यों आया, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि वस्तु किधर होगी, इधर होगी बच्चों, प्रतिबिंब इधर बना है तो वस्तु डेफिनेटली इधर होगी, ठीक है। तो दैट्स, अब वैल्यू ये भी मिल गया आपको, है ना, ये भी कितना मिल गया, ये मिल गया है, और VO भी आपको पता है, D भी पता है, F भी पता है, वैल्यू रख दो और बताओ मैग्निफिकेशन कितना आएगा। लेकिन मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हारे हो सकता है किताबों में यहां पर नेगेटिव साइन भी इंडिकेट हो, है ना, तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, पहला आंसर कितना आ गया, ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना आ गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना आ गया वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई, वैल्यू रख दो, वी ओ कितना था बच्चों 18 सेंटीमीटर, यू ओ कितना आ गया बच्चों आपका -9/22, माइनस साइन को आप छोड़ भी सकते हैं, वो बता रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ओके, इनटू कितना हो गया इनटू डी, डी कितना है 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एफ ई कितना है बच्चों, एफ ई कितना था, एफ ई है आपका 2 सेंटीमीटर, यस एंड नो, एफ ई कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करो, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 22 गुणा गया 18 डिवाइडेड बाई 9 और इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, 9 दूना 18, 2 से 2 मर गया, तो ये कितना आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया बच्चों 22 गुणा गया 25, तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55। तो बच्चों ये किसके लिए था, श्रांति के लिए था, मतलब श्रांति नेत्र के लिए, रिलैक्स में जब आप देख रहे थे तो कितना गुना बढ़ गया 550 गुना, वस्तु है ना 500, मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता कितनी आई 550 गुना, अगर नेगेटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उल्टा से मतलब है कि उल्टा दिख रहा है, ठीक है, तो दैट्स 550 गुना। अब देखना, आप सेकंड वाला पार्ट जब आप करोगे तो आपको फील आएगा कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि वो मैग्निफिकेशन वाले, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो हो रहा है लेकिन अच्छा नहीं है, तो वो आपको फील आ जाएगा। रिलैक्स आइज से देखने पर कितना गुना दिख रहा है, माना 550 गुना दिख रहा। अब सेकंड वाला पार्ट कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट के लिए, ओके, सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या है बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए बच्चों, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए केस नंबर सेकंड, ओके बच्चों, केस नंबर सेकंड,
मतलब ये दूसरा प्रश्न था। तो बच्चों केस नंबर सेकंड जो आपका हमने बताया था, केस नंबर सेकंड के लिए आवर्धन जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, डी पर बनता है, तो मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है वो अभी देखते हैं हम कि VO अपॉन M इज इक्वल टू VO जब कब बन रहा है, डी पर बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना है, डी पर बनना है। डी का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब दैट इज द 25 सेंटीमीटर। तो ये 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये फॉर्मूला था बच्चों आपका केस नंबर फर्स्ट पर, कि जब आपका क्या है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो ये फॉर्मूला था। आपको सब वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दो, सब वैल्यू आप पता पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, एम VO कितना था 18, UO कितना था 9/18, माइनस की जरूरत नहीं है तो मैंने सीधा यहां पर रख दिया बच्चों। 1 प्लस डी कितना है 25, और FE कितना था बच्चों, FE था 2, FE कितना था 2 था बच्चों। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों 9 दूना 18, तो M इज इक्वल टू ये हो गया 22 दूना 44, और ये कितना होगा बच्चों 2 एकम 2 और 25 और 2 27/2। अब ये कट गया तो 22। तो देखो मैग्निफिकेशन कितना आया है, तो देखो 27 दूना 54 को 4, 27 दूना 54, 55 56 57 58 और 59, तो ये इतना आ रहा है। आई फील दैट इतना आ रहा है मैग्निफिकेशन। कब, जब आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आपका मैग्निफिकेशन बन रहा है, तो ये मैक्सिमम है। अब देखो यार बच्चों, फील करो जरा बात को कि भाई ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि आंखों पर बहुत भयंकर जोर पड़ रहा है और इस पर रिलैक्स आइज से देख रहे हैं, तो इसलिए इस वाले कंसीडर को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि करोड़ गुना बड़ा है या लाख गुना बड़ा है, थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा भी इसके कंपैरिजन में नहीं है बच्चों। तो इसलिए हम रिलैक्स आइज के ही यूज एक्सपेरिमेंटली करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आप सॉल्व करें अपनी किताबों से। ठीक है, और निश्चित ही नीट में और जेई में लेंस या टेलीस्कोप से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्योंकि थोड़ी सा टेक्निकल होता है और बच्चे इसको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चन आप लगाते रहें और हम अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें अब आपका जो बचा हुआ है वो टेलीस्कोप बचा हुआ है बच्चों। तो टेलीस्कोप के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं नीट जेईई में। ठीक है, तो मैं आगे वेव ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, तो आपको माइक्रोस्कोप के बारे में क्वेश्चन समझ में आए हैं बच्चे। तो अगर आपको काला डोंगी का स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आया है बच्चा, तो आप यस सर लिख के भेज सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो अब हम वेव ऑप्टिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तरंग प्रकाश की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। ओके, वेव ऑप्टिक्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स की तरफ, की प्रकाश तरंगिकाओं का सिद्धांत पर। ठीक है, तो दैट इज द तरंग प्रकाश की। ओके बच्चों, तरंग प्रकाश की, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, तरंग प्रकाश की तरफ। अब देखो बच्चों, रे ऑप्टिक्स में आपने लाइट को क्या किया था कंसीडर। रे ऑप्टिक्स में आप कह रहे थे लाइट कैसी जाती है, सीधी रेखा में। क्यों कह रहे थे, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज क्या था, बड़ा था, जिसमें आप लाइट को डाल देते, माना प्रिज्म पर या लेंस पर, इनका जो साइज था इसके मुकाबले बड़ा था। अब आप यहां पर तरंग प्रकाशिकी में आप लाइट को क्या डालोगे, छोटे पार्टिकल पर या छोटे होल पर आप अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, ये जो न्यूटन कॉर्स्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट आई थी, देखो लाइट जो है बच्चा, ऑप्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स का मतलब जो आपकी प्रकाशिकी है, इसमें प्रकाश का अध्ययन करते हैं। प्रकाश का अध्ययन मतलब लाइट। सबसे पहले लाइट को बच्चा न्यूटन ने बोला था। न्यूटन ने क्या कहा था, इन 1676 में, दैट इज द 1676 में न्यूटन ने कहा था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। सबसे पहले न्यूटन ने क्या बोला था, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इन पार्टिकल को न्यूटन ने इन पार्टिकल को क्या बोला बच्चों, कॉरस्पिकल। क्या बोला इनको, कॉरस्पिकल पार्टिकल बोला, टिन्नी पार्टिकल। कॉरस्पिकल मतलब कण।
और इन्होंने कहा कि अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग जो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, अलग अलग पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है, ये मासलेस है और इलास्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? ये जो होते हैं इलास्टिक होते हैं। ये जो पार्टिकल है लाइट के इलास्टिक है, मासलेस है, ठीक है, मासलेस है, ठीक है। कौन से? लाइट के पार्टिकल। तो क्योंकि न्यूटन ने बोला था, उस टाइम न्यूटन फेमस साइंटिस्ट थे, इसलिए सब मानने लगे कि हाँ लाइट क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन के कणिका का सिद्धांत बोलते हैं बच्चों इसको। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि न्यूटन ने एक खतरनाक बात बोली थी इसमें। क्या बोला था न्यूटन ने? न्यूटन ने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में क्या होती है? ज्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट रियर मीडियम के मुकाबले, जो कि बिल्कुल गलत है। ये दिस इज ऑल्सो गलत, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये भी गलत है और ये भी गलत है। लेकिन न्यूटन बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, तो कोई उनकी बात को नकार नहीं सका उस टाइम। तो इसी जस्ट 3 ईयर आफ्टर हाइगेंस ने बता दिया था बच्चों, जब 1768 के लगभग, 79 के लगभग एंड सो, कि इसमें हाइगेंस ने बताया बच्चों, हाइगेंस कणिका का सिद्धांत, कणिका का सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला था बच्चों? हाइगेंस कणिका का सिद्धांत इन्होंने बोला था। देखो न्यूटन ने बोला लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, इन्होंने कहा नहीं, लाइट वेव से मिलकर बनी है। कि लाइट क्या होती है? वेव होती है। लाइट क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। लेकिन क्योंकि ये भारी भरकम सब न्यूटन, तो सब लोग इस पर विश्वास करते थे ना, तो इनको विश्वास करने के लिए लोगों को समय लगा। तो 1801 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, जिसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया बच्चा, जिसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या है? तरंग है। तब ये थ्योरी क्या कर दी? रिजेक्ट की। मतलब इन्होंने कहा तरंग, जो प्रकाश है छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, वो कण को करस्पकल कहा, कणिका कहा। और इन्होंने कहा अलग अलग कलर का साइज अलग अलग होता है कण का, मतलब लाल कलर का पार्टिकल अलग, येलो कलर का अलग, एंड सोन। और डेंसर स्पीड में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, रियर स्पीड में लाइट की स्पीड कम होती है। लेकिन हाइगेंस ने कहा नहीं, लाइट क्या होती है? वेव होती है। लाइट क्या होती है? तरंग होती है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 1801 में, और फोको एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट बता दी थी कि डेंसर में कम होती है, रियर में ज्यादा होती है। उन दोनों के मिश्रण से 801 में यह बात बोला गया कि नहीं, लाइट का क्या होता? वेव नेचर होता। अगेन कहानी में ट्विस्ट आएगा बच्चों कि 1900 सेंचुरी आइंस्टाइन और साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला नहीं, लाइट क्या होती है? पार्टिकल होती है। लाइट क्या होती है? पार्टिकल होती है। हे भगवान, जहां से स्टार्ट किया था वहीं तक पहुंचे। शुरू में न्यूटन ने बोला लाइट पार्टिकल है, इन्होंने बोला लाइट वेव है, फिर आइंस्टाइन लोगों ने बोला नहीं, लाइट पार्टिकल भी है। इस टाइम इन्होंने बोला लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लेकिन जो ये पार्टिकल था उसको फोटोन बोला गया, और इस पार्टिकल से तो वो बहुत ही अलग था। समझ में आ रही बात? इस पार्टिकल से तो वो बहुत ही अलग था। तो आगे हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हाइगेंस कणिका का सिद्धांत, जो कि आपके सिलेबस में भी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हाइगेंस कणिका का सिद्धांत बच्चों, हाइगेंस थ्योरी ऑफ वेव। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हाइगेंस कणिका का सिद्धांत। ओके बच्चे, हाइगेंस वेव थ्योरी, ठीक है बच्चों। हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, हाइगेंस वेव थ्योरी 1678 के लगभग ये थ्योरी आई थी। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब सुनो मेरे बच्चे बात को, इन्होंने गजब का एक्सप्लेनेशन दिया था वेव के, लाइट के बारे में कि लाइट है क्या।
इन्होंने कहा लाइट तरंग होती है पहली चीज, और उस टाइम बच्चों तरंग को ऐसा माना जाता था कि इस तरंग को प्रोपिगेट होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहिए। उस टाइम ये माना जाता था कि तरंग को प्रोपिगेट होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा कि जो लाइट तरंगिकाओं के माध्यम में चलती है, तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ती है, इसके लिए माध्यम है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम मौजूद है। इन्होंने कहा इस पूरे ब्रह्मांड में, मीन्स इन दिस यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में बच्चों ईथर का माध्यम है। कह के क्या है? ईथर का माध्यम है, ईथर का माध्यम है। इन्होंने बोला सारे ब्रह्मांड में ईथर का माध्यम है, और ये ईथर का जो माध्यम है ये बच्चों हाईली इलास्टिक होती है। ये क्या है? हाईली इलास्टिक होती है और लो डेंसिटी होती है। इसकी क्या होती है? डेंसिटी मतलब क्या बोलेंगे आप इसको? घनत्व। इस माध्यम का घनत्व बहुत ही कम है और इस माध्यम की इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो उसमें तब जो स्पीड आती है बच्चों, स्पीड मतलब किसी भी माध्यम में वेव की स्पीड जो आएगी वो होती है √E/d। अब क्योंकि देखना जरा बात को, ये E बहुत ज्यादा, हाई इलास्टिसिटी मतलब V ज्यादा, और डिनोमिनेटर में देखो डेंसिटी बहुत कम इस माध्यम की, मतलब वेलोसिटी और ज्यादा, क्योंकि ये नीचे है ना, ये जितना कम होगा वेलोसिटी और ज्यादा। उन्होंने कहा यही कारण है क्योंकि यह माध्यम बहुत ही ज्यादा हाई इलास्टिक है और बहुत ही लो डेंसिटी वाला है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे हैं बात को कि ये ईथर का, उन्होंने कहा इस ब्रह्मांड में ईथर का माध्यम मौजूद है जो बहुत है इलास्टिक और लो डेंसिटी वाला होता है, जिस कारण स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? बहुत आ जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये कहा इन्होंने अपने तरीके से बोला कि इस पूरे ब्रह्मांड में ईथर का माध्यम है, जो कि ऐसा नहीं है। ओके बच्चों, और कई जो मानते हैं इस मत को वो अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में ईथर जैसा माध्यम फिलहाल नहीं मिला है। इज इट क्लियर? तो इस थ्योरी को भी छोड़ना पड़ा, लेकिन इस थ्योरी से बच्चों बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। इस हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत से बच्चों हम प्रकाश के परावर्तन को समझा पाते हैं। क्या समझा पाते हैं? प्रकाश के परावर्तन को, जो तुम्हारे सिलेबस में भी है, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करता है। ओके, दूसरा बच्चों ये दूसरा किसकी व्याख्या करता है? प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या भी करता है। और क्योंकि ये बोलता है कि प्रकाश तरंग के रूप में है, और ये प्रकाश के तीसरा बच्चों व्यतिकरण की व्याख्या भी कर देता है, लेकिन ये प्रकाश के पोलराइज ध्रुवीकरण की व्याख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्होंने जो चीजें गलत बताई है, पहले मैं वो बोल देता हूं कि जो चीजें इसमें कमी रह गई थी, फिर हम इसके अपवर्तन प्रकाश के हाइगेंस की तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या क्या सही चीजें इसमें थी। पहले इन्होंने कहा प्रकाश यांत्रिक तरंगे है। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, जो कि क्या है बच्चों आज की डेट में गलत है। प्रकाश तरंगे क्या होती है? यांत्रिक तरंगे नहीं होती है, बल्कि नॉन मैकेनिकल वेव है, अयांत्रिक तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे अयांत्रिक तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगे नहीं होती, बल्कि प्रकाश तरंगे कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक तो ये गड़बड़ होगी थी। ओके, दूसरी इन्होंने कहा, देखो दूसरी चीज कि यांत्रिक तरंगों में ये इन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल समझते हो आप कि जब मीडियम के पार्टिकल क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इन्होंने कहा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जबकि वास्तव में प्रकाश तरंगे कैसी है बच्चों? प्रकाश तरंगे ट्रांसवर्स वेव है, मतलब अनुप्रस्थ तरंगे हैं बच्चों, ट्रांसवर्स वेव है।
ये दो गड़बड़ मामले हो गए थे। ये क्या होता है बच्चों? अनुदैर्ध्य तरंग, इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। और दूसरा क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंग। तो यहां पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन जो सही एकदम एक्सप्लेनेशन न्यूटन के लॉ को, जो न्यूटन की कणिका सिद्धांत को जो गलत साबित करता था, इन्होंने बोल दिया था कि प्रकाश की चाल निर्वात और वायु में सबसे ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है, जो कि बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? इन्होंने ये बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन रियर मीडियम। मतलब सघन माध्यम में लाइट की स्पीड कम होती है और विरल माध्यम में लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हो रहा था। ओके, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हो रहा था। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्लास में कि हाइगेन्स तरंगिकाओं का सिद्धांत, और उससे हम अपवर्तन का लॉ और परावर्तन के लॉ को क्या करेंगे बच्चों? प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चा? तो काला डोंगी के बच्चे समझ में आ रही है आपको चीजें? ओके बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो।